वेलकम टू द फनल इफेक्ट। आज हम बात करने वाले हैं वेब एनिमेशन की दुनिया के बारे में, ख़ास तौर पर उनकी परफॉर्मेंस और फ्रेम रेट पर। हम सब ने देखा है कुछ वेबसाइट्स पर एनिमेशन एकदम स्मूथ चलते हैं, मक्खन जैसे, और कुछ पर अटकते हैं, जिसे जैंकी कहते हैं। तो ये होता क्यों है? इसे समझने के लिए हमने मोज़िला डेवलपर नेटवर्क मतलब MDN का एक काफ़ी अच्छा लेख देखा है। उसका टाइटल है एनिमेशन परफॉर्मेंस एंड फ्रेम रेट। तो आज हम इसी के बेसिस पर यह समझने की कोशिश करेंगे कि वेब पर एनिमेशन चलते कैसे हैं, ब्राउज़र क्या करता है बैकग्राउंड में, और कौन सी CSS प्रॉपर्टीज़ हैं जो खेल बनाती या बिगाड़ती हैं। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। देखिए, जब हम कोई वेबसाइट या ऐप यूज़ करते हैं तो एक्सपेक्टेशन तो यही होती है कि सब कुछ बिल्कुल स्मूथ चले, है ना। और आजकल तो छोटे छोटे एनिमेशंस हर जगह हैं। बटन क्लिक पर, मेन्यू खुलने पर ये इंटरफेस को ज़्यादा लाइवली बनाते हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ दिखने में अच्छे लगे ऐसा नहीं है। अच्छे एनिमेशन यूजर को इम्पोर्टेंट फीडबैक भी देते हैं, नेविगेशन में मदद करते हैं और पूरे एक्सपीरियंस को ज्यादा नेचुरल और पॉलिश्ड फील कराते हैं। पर यह सब तभी होता है जब एनिमेशन एकदम स्मूथ हो, और टेक्निकली कहें तो गोल होता है एनिमेशन को 60 फ्रेम्स प्रति सेकंड मतलब 60 FPS पर चलाना। 60 फ्रेम्स प्रति सेकंड, ये तो काफी तेज लगता है। हम फिल्मों में 24 FPS की बात करते हैं, गेम्स में 60 या उससे ज्यादा का टारगेट होता है, तो वेब के लिए भी 60 ही स्टैंडर्ड है। हाँ, वेब इंटरफेस के लिए 60 FPS को ही स्मूथनेस का कह सकते हैं गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। और इसका सीधा सा मतलब यह है कि ब्राउज़र के पास हर एक फ्रेम को दिखाने के लिए हिसाब लगाएं तो 1000 मिलीसेकंड को 60 से डिवाइड करें तो मुश्किल से 16.7 मिलीसेकंड का टाइम होता है। सिर्फ 16.7 मिलीसेकंड? उफ, मतलब पलक झपकने से भी कम टाइम में। इतने कम वक्त में ब्राउज़र को करना क्या क्या होता है? बहुत कुछ। अगर कोई जावास्क्रिप्ट चलनी है तो वो चलेगी। फिर अगर किसी एलिमेंट की स्टाइल बदली है, जैसे उसका रंग, साइज, पोजीशन, तो उसकी नई स्टाइल कैलकुलेट करनी होगी। इसके बाद उस एलिमेंट की और शायद उसके आसपास के एलिमेंट्स की भी पेज पर सही जगह मतलब लेआउट वो तय करना होगा। और आखिर में स्क्रीन के पिक्सेल्स को नए तरीके से पेंट करना होगा। ये सारा काम 16.7 मिलीसेकंड के अंदर। बाप रे, ये तो बहुत ही टाइट डेडलाइन है। तो अगर ब्राउज़र ये सब 16.7 मिलीसेकंड में नहीं कर पाया, तभी हमें वो अटकन, वो जैंकीनेस महसूस होती है। एग्जैक्टली, वही जैंक है। अगर ब्राउज़र इस टाइम बजट को पार कर जाता है तो उसे वो फ्रेम ड्रॉप करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है, और फिर एनिमेशन अटकता हुआ या रुकता हुआ फील होता है। और जैसा आपने कहा, एनिमेशन वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं, लेकिन अगर परफॉर्मेंस का ध्यान न रखा तो उल्टा असर होता है। वेबसाइट स्लो और भारी लगती है। अच्छा, एनिमेशन बनाने के तरीके भी तो कई हैं ना? CSS से भी बनते हैं, जावास्क्रिप्ट से भी। क्या परफॉर्मेंस वाइज इनमें कोई फर्क है? हाँ, तरीके कई हैं। सबसे कॉमन तो CSS ट्रांजिशन और की फ्रेम एनिमेशंस हैं। फिर जावास्क्रिप्ट है जिसमें वेब एनिमेशंस API है, या फिर मैनुअल तरीके से रिक्वेस्ट एनिमेशन फ्रेम यूज करके, या फिर कैनवास और WebGL जैसी टेक्नोलॉजीज भी हैं। SVG एलिमेंट्स को भी एनिमेट कर सकते हैं। और हाँ, वो पुराने तरीके जैसे वीडियो या एनिमेटेड जिफ भी हैं, पर उनकी परफॉर्मेंस की चिंताएं थोड़ी अलग होती हैं, मेनली फाइल साइज और डाउनलोड टाइम को लेकर। तो ये जो कोड बेस्ड एनिमेशन है, CSS या जावास्क्रिप्ट वाले, इनमें मेन चैलेंज क्या है? फाइल साइज है या कुछ और? कोड बेस्ड एनिमेशन का फाइल साइज तो अक्सर कम होता है, जो अच्छी बात है, लेकिन उनकी मेन चुनौती होती है डिवाइस के प्रोसेसर पर पड़ने वाला लोड, खासकर CPU पर। अगर एनिमेशन ठीक से एफिशिएंटली नहीं लिखा गया तो वो CPU को इतना बिजी कर सकता है कि ब्राउज़र वो 16.7 ms वाला काम टाइम पर पूरा ही ना कर पाए, और नतीजा जैंक। ठीक है, तो ये 16.7 मिलीसेकंड वाला खेल समझने के लिए हमें ये जानना होगा कि जब कोई CSS प्रॉपर्टी बदलती है, मान लीजिए बटन का साइज या रंग एनिमेट हो रहा है, तो ब्राउज़र असल में करता क्या है? आपने स्टाइल, लेआउट, पेंट का जिक्र किया था। हाँ, इसे समझने के लिए आप रेंडरिंग वाटरफॉल की तरह सोच सकती है। जैसे झरने में पानी स्टेप बाय स्टेप नीचे आता है, ब्राउज़र भी स्क्रीन पर कुछ दिखाने के लिए कुछ तय स्टेप्स फॉलो करता है, और हर स्टेप पिछले पर डिपेंड करता है। रेंडरिंग वाटरफॉल, दिलचस्प नाम है। तो पहला स्टेप क्या है इस वाटरफॉल का? पहला स्टेप है रिकैलकुलेट स्टाइल। जब भी किसी एलिमेंट की कोई CSS प्रॉपर्टी बदलती है या कोई एलिमेंट DOM में ऐड होता है या हटता है, ब्राउज़र को सबसे पहले ये कैलकुलेट करना होता है कि इस एलिमेंट पर कौन कौन से CSS रूल्स लागू हो रहे हैं और फाइनल स्टाइल क्या बनेगी।
जैसे अगर आपने कलर बदला तो ब्राउजर चेक करेगा कि कोई और रूल उसे ओवरराइड तो नहीं कर रहा वगैरह। ठीक है, स्टाइल फाइनल हो गई, ब्राउजर को पता चल गया कि एलिमेंट अब कैसा दिखेगा। अगला कदम? अगला और अक्सर सबसे महंगा स्टेप है लेआउट। इसे कभी-कभी रीफ्लो भी कहते हैं। स्टाइल पता चलने के बाद ब्राउजर को ये तय करना होता है कि एलिमेंट पेज पर कहाँ दिखेगा और कितनी जगह लेगा। उसकी ज्योमेट्री मतलब साइज और पोजीशन क्या होगी। और आप कह रही थी कि ये महंगा क्यों हो सकता है? क्योंकि वेब पेज एक फ्लोइंग डॉक्यूमेंट जैसा होता है ना। अगर आप एक एलिमेंट का साइज या पोजीशन बदलते हैं तो पॉसिबल है कि उसके आगे पीछे या अंदर के एलिमेंट्स को भी हिलना पड़े। जैसे सोचिए आपने एक पैराग्राफ की चौड़ाई बदल दी तो हो सकता है उसके नीचे का सारा कंटेंट थोड़ा नीचे खिसक जाए। तो एक छोटे से चेंज का असर पूरे पेज या उसके बड़े हिस्से पर पड़ सकता है और ब्राउजर को उन सब की नई ज्योमेट्री कैलकुलेट करनी पड़ती है। इसी को लेआउट या रीफ्लो कहते हैं। समझ गया, एक को हिलाया तो सब हिल गए। अच्छा, उसके बाद लेआउट हो गया, फिर? लेआउट फाइनल होने के बाद आता है पेंट। अब ब्राउजर को पता है क्या, कैसा और कहाँ दिखेगा, तो अब उसे स्क्रीन के उन हिस्सों के पिक्सेल्स को एक्चुअली पेंट करना होता है। रंग भरना, बॉर्डर बनाना, टेक्स्ट लिखना, ये सब। पेंटिंग भी कई लेयर्स में हो सकती है। स्टाइल, लेआउट, पेंट, क्या वाटरफॉल यहीं खत्म? लगभग। एक आखिरी स्टेप है जो हमेशा नहीं होता पर परफॉर्मेंस के लिए बहुत क्रिटिकल है, कॉम्पोजिशन। कभी-कभी ब्राउजर पेज के कुछ हिस्सों को अलग-अलग लेयर्स में पेंट करता है। आप इन्हें ट्रांसपेरेंट शीट्स की तरह सोच सकती हैं जिन पर अलग-अलग चीजें पेंटेड हैं। कॉम्पोजिशन का काम है इन तैयार लेयर्स को सही ऑर्डर में स्क्रीन पर एक साथ रखना ताकि फाइनल इमेज दिखे। और ये काम अक्सर बहुत तेजी से हो सकता है, खासकर अगर इसे सीपीयू की जगह ग्राफिक्स प्रोसेसर यानी जीपीयू को दे दिया जाए। अच्छा, तो ये पूरी चेन, स्टाइल कैलकुलेट करो, फिर शायद लेआउट करो, फिर पेंट करो और आखिर में लेयर्स को कंपोजिट करो, ये सब 16.7 मिलीसेकंड के अंदर अंदर। कमाल है। जी हाँ, स्क्रीन पर अगला फ्रेम तभी आता है जब ये वाटरफॉल पूरा हो जाए। अगर ज्यादा टाइम लगा तो फ्रेम ड्रॉप होगा और हमें एनिमेशन में अटकन महसूस होगी। सारी परफॉर्मेंस की लड़ाई इसी 16.7 मिलीसेकंड के बजट के आसपास घूमती है। अब बात और इंटरेस्टिंग हो रही है। क्या सभी CSS प्रॉपर्टीज को बदलने की कॉस्ट ब्राउजर के लिए सेम होती है? मतलब क्या रंग बदलना उतना ही महंगा या सस्ता है जितना विड्थ बदलना या उसे स्क्रीन पर मूव करना? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही वेब एनिमेशन परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करने का सबसे बड़ा सीक्रेट है। कुछ CSS प्रॉपर्टीज को बदलना ब्राउजर के लिए बहुत सस्ता मतलब चीप पड़ता है, जबकि कुछ बहुत महंगी यानी एक्सपेंसिव होती हैं। महंगी का मतलब है कि उन्हें प्रोसेस करने के लिए ब्राउजर को रेंडरिंग वाटरफॉल के ज्यादा स्टेप से गुजरना पड़ता है, खासकर लेआउट और पेंट जैसे हैवी स्टेप्स से। हम इन्हें मोटा-मोटी 3 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। 3 कैटेगरीज, ठीक है। तो सबसे महंगी वाली कौन सी हैं जिनसे हमें शायद बचना चाहिए? सबसे महंगी वो प्रॉपर्टीज हैं जो एलिमेंट की ज्योमेट्री या पोजीशन को बदलती हैं, जैसे विड्थ, हाइट, पैडिंग, मार्जिन, बॉर्डर विड्थ, टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम, यहाँ तक कि फॉन्ट साइज, लाइन हाइट भी। जब आप इनमें से किसी को एनिमेट करते हैं तो सोचिए ब्राउजर को क्या-क्या करना पड़ता है। पहला, रिकैलकुलेट स्टाइल, ये तो होगा ही। दूसरा, लेआउट, क्योंकि एलिमेंट का साइज या पोजीशन बदली है, ब्राउजर को पूरे पेज या उसके हिस्से का लेआउट फिर से कैलकुलेट करना पड़ता है। जैसा हमने डिस्कस किया, ये बहुत महंगा हो सकता है क्योंकि इसका असर दूसरे एलिमेंट्स पर भी पड़ सकता है। और तीसरा, पेंट, लेआउट बदलने के बाद बदले हुए एलिमेंट्स को स्क्रीन पर दोबारा पेंट भी करना पड़ता है। तो ये प्रॉपर्टीज वाटरफॉल के तीनों मेन और अक्सर महंगे स्टेप्स स्टाइल, लेआउट, पेंट को ट्रिगर करती हैं। इनको एनिमेट करने से परफॉर्मेंस पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है। ओह, तो अगर मैं किसी एलिमेंट को स्क्रीन पर खिसकाने के लिए उसकी लेफ्ट प्रॉपर्टी को लगातार बदल रहा हूं एनिमेशन में, तो मैं हर फ्रेम में वो महंगा लेआउट ऑपरेशन करवा रहा हूं। बिल्कुल, हर फ्रेम में ब्राउजर को उसकी और शायद दूसरों की भी पोजीशन रिकैलकुलेट करनी पड़ रही है, इसीलिए ये महंगा है। ठीक है, समझा। अब ये मीडियम कॉस्ट वाली प्रॉपर्टीज, ये कौन सी हैं? मीडियम कॉस्ट वाली वो प्रॉपर्टीज हैं जो एलिमेंट की ज्योमेट्री या पोजीशन को तो नहीं बदलती, लेकिन उन्हें फिर भी दोबारा पेंट करने की जरूरत पड़ती है, और ये अपनी अलग कंपोजिटर लेयर पर भी नहीं होती। लेयर्स पर अभी आती हूँ। उदाहरण के लिए कलर, बैकग्राउंड कलर, आउटलाइन कलर, बॉक्स शैडो, विजिबिलिटी। जब आप इन्हें बदलते हैं
तो पहला रीकैलकुलेट स्टाइल तो बदलेगी। दूसरा लेआउट, ये स्टेप नहीं होता, ये बच गया, क्योंकि एलिमेंट की जगह या साइज नहीं बदला तो लेआउट रीकैलकुलेट नहीं करना पड़ता, ये एक बहुत बड़ी बचत है। तीसरा पेंट, लेकिन क्योंकि एलिमेंट का अपीयरेंस बदला है, जैसे रंग बदला, तो उसे स्क्रीन पर दोबारा पेंट करना पड़ता है। तो ये प्रॉपर्टी स्टाइल और पेंट को ट्रिगर करती हैं, लेकिन लेआउट के महंगे स्टेप से बच जाती हैं। ये हाई कॉस्ट वाली से बेहतर है, पर अभी भी एकदम फ्री नहीं है। बेहतर हैं पर बेस्ट नहीं। तो अब आती हैं सबसे सस्ती वाली। ये कौन सी हैं और ये इतनी सस्ती क्यों है भाई? सस्ती या कहिए सबसे परफॉर्मेंट प्रॉपर्टीज वो हैं जिन्हें बदलने पर ब्राउजर को न तो लेआउट रिकैलकुलेट करना पड़ता है और न ही मेन थ्रेड पर पेंटिंग करनी पड़ती है। इनमें दो सबसे ज्यादा यूज होने वाली प्रॉपर्टीज है ट्रांसफॉर्म और ओपेसिटी। ट्रांसफॉर्म से आप एलिमेंट को बिना लेआउट बदले मूव, ट्रांसलेट, रोटेट, स्केल या स्क्यू कर सकते हैं, और ओपेसिटी से आप एलिमेंट की ट्रांसपेरेंसी को 0 गायब से 1 पूरा विजिबल के बीच बदल सकते हैं। और ये सस्ती क्यों है? ये लेआउट और पेंट से कैसे बच जाती है? किसी एलिमेंट पर ट्रांसफॉर्म या ओपेसिटी या कुछ और प्रॉपर्टीज जैसे विल चेंज लगाते हैं तो ब्राउजर अक्सर उस एलिमेंट को उसकी अपनी एक अलग कंपोजिटर लेयर पर डाल देता है। इस लेयर को ब्राउजर एक बार पेंट कर लेता है, समझिए एक अलग तस्वीर की तरह। अब जब आप सिर्फ ट्रांसफॉर्म या ओपेसिटी बदलते हैं, पहला रिकैलकुलेट स्टाइल कैलकुलेट होती है। दूसरा लेआउट नहीं होता क्योंकि ज्योमेट्री नहीं बदल रही। तीसरा पेंट नहीं होता क्योंकि लेयर तो पहले से पेंटेड है। ब्राउजर को बस इतना करना होता है कि इस पहले से तैयार लेयर को स्क्रीन पर सही जगह ट्रांसफॉर्म के केस में या सही ट्रांसपेरेंसी ओपेसिटी के केस में के साथ दूसरी लेयर्स के ऊपर रखना होता है। ये काम कहलाता है कंपोजिशन, और इसे अक्सर सीपीयू के बजाय सीधे जीपीयू यानी ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट को सौंपा जा सकता है, और जीपीयू इस तरह के काम करने में बहुत माहिर और तेज होता है। अरे वाह! तो मतलब ये हुआ कि ट्रांसफॉर्म और ओपेसिटी को एनिमेट करना इसलिए इतना स्मूथ होता है क्योंकि ब्राउजर लेआउट और पेंट के भारी भरकम काम से बच जाता है और काम जीपीयू को दे देता है। एकदम सही। आप वाटरफॉल के सबसे महंगे हिस्सों को बाईपास कर रहे हैं। इसीलिए वेब एनिमेशन परफॉर्मेंस का ये गोल्डन रूल है। जहां तक हो सके मूवमेंट के लिए टॉप लेफ्ट मार्जिन की जगह transform.translatex, y यूज करें। फेड इन फेड आउट के लिए विजिबिलिटी या डिस्प्ले को एनिमेट करने की बजाय ओपेसिटी यूज करें। ये प्रॉपर्टीज कंपोजिटर ओनली बदलाव करती हैं, जो मेन थ्रेड को ब्लॉक किए बिना बहुत तेजी से हो सकते हैं। ये तो वाकई बहुत ही काम की जानकारी है, खासकर डेवलपर्स के लिए। अच्छा, वो जो सोर्स था उसमें CSS एनिमेशन और जावास्क्रिप्ट एनिमेशन की तुलना भी की गई थी। क्या परफॉर्मेंस में कोई एक तरीका दूसरे से बेहतर है? हाँ, सोर्स कहता है कि CSS एनिमेशन जैसे की फ्रेम्स या ट्रांजिशन यूज करके अक्सर बनाना आसान हो सकता है और परफॉर्मेंस के लिहाज से भी बेहतर हो सकता है, खासकर सिंपल एनिमेशन के लिए। ऐसा क्यों? CSS में क्या खास है? देखिए, जब आप CSS में एनिमेशन डिफाइन करते हैं, मतलब 0% पर ये स्टाइल, 100% पर वो स्टाइल, तो आप ब्राउजर को बताते हैं कि क्या करना है, ना कि कैसे करना है। आप अपना इंटेंट बताते हैं। फिर ब्राउजर के पास ये फ्रीडम होती है कि वो उस एनिमेशन को सबसे एफिशिएंट तरीके से चलाए। वो डिसाइड कर सकता है कि फ्रेम कब रेंडर करना है, क्या इसे मेन थ्रेड से हटाकर कंपोजिटर थ्रेड पर चलाया जा सकता है। अगर आप सिर्फ ट्रांसफॉर्म और ओपेसिटी यूज कर रहे हैं तो ज़्यादा चांस है, और ज़रूरत पड़ने पर स्मूथनेस के लिए बीच के कुछ फ्रेम्स छोड़ भी सकता है। मतलब ब्राउजर के पास ऑप्टिमाइजेशन की ज़्यादा गुंजाइश होती है। और जावास्क्रिप्ट से एनिमेशन बनाने में क्या होता है? जावास्क्रिप्ट से खासकर रिक्वेस्ट एनिमेशन लूप यूज करके आपको हर फ्रेम पर पूरा कंट्रोल मिलता है। आप बहुत कॉम्प्लेक्स, डायनामिक या इंटरैक्टिव एनिमेशन बना सकते हैं जो यूजर इनपुट या दूसरी चीजों पर डिपेंड करते हों। लेकिन इस ज्यादा कंट्रोल के साथ ज्यादा जिम्मेदारी भी आती है। आपको खुद ये पक्का करना होता है कि आपका जावास्क्रिप्ट कोड हर फ्रेम में वो 16.7 मिलीसेकंड के बजट के अंदर अपना काम खत्म कर ले। अगर आपका कोड हर फ्रेम में डॉम को बहुत ज़्यादा बदल रहा है या हैवी कैलकुलेशन कर रहा है, तो वो आसानी से मेन थ्रेड को ब्लॉक कर सकता है और जैंक पैदा कर सकता है। परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन का ध्यान आपको खुद रखना पड़ता है। तो एक तरह से सिंपल डिक्लेरेटिव एनिमेशन के लिए CSS बेहतर है,
क्योंकि ब्राउज़र उसे ऑप्टिमाइज कर सकता है, जबकि कॉम्प्लेक्स, इंटरैक्टिव या प्रोग्रामेटिक एनिमेशन के लिए जावास्क्रिप्ट ज़रूरी हो सकता है, लेकिन उसमें परफॉर्मेंस का ध्यान रखना डेवलपर की जिम्मेदारी है। हाँ, ये काफी हद तक सही समरी है। दोनों के अपने फायदे और यूज केस हैं। अच्छा, मान लीजिए कोई डेवलपर ये सब सुन रहा है और अपनी वेबसाइट के एनिमेशन की परफॉर्मेंस सुधारना चाहता है, तो क्या उनके पास कोई तरीका है जिससे वो ये माप सकें कि एनिमेशन कितना स्मूथ है, कहाँ दिक्कत आ रही है, कौन सी प्रॉपर्टीज महंगी पड़ रही हैं? हाँ बिल्कुल। आजकल जितने भी मेजर वेब ब्राउज़र हैं, क्रोम, फायरफॉक्स, सफारी, एज, सब में बहुत पावरफुल डेवलपर टूल्स या डेव टूल्स आते हैं। इनमें आमतौर पर एक परफॉर्मेंस टैब या पैनल होता है। और ये टूल्स क्या बताते हैं? आप अपनी वेबसाइट पर कोई एक्शन करते हुए, जैसे कोई एनिमेशन चलाते हुए, परफॉर्मेंस रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग के बाद ये टूल्स आपको बहुत डिटेल जानकारी दिखाते हैं। आप फ्रेम रेट का ग्राफ देख सकते हैं। हरी बार्स दिखाती हैं कि आप 60 FPS के कितने पास हैं। लाल बार्स फ्रेम ड्रॉप्स दिखाती हैं। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी, आप फ्लेम चार्ट देख सकते हैं। ये दिखाता है कि हर फ्रेम के दौरान ब्राउज़र ने कितना टाइम किस काम में लगाया, कितना जावास्क्रिप्ट में, कितना स्टाइल रिकैल्कुलेशन में, कितना लेआउट में, कितना पेंटिंग में और कितना कंपोजिशन में। आप देख सकते हैं कि कौन से फंक्शन ज़्यादा टाइम ले रहे हैं या कौन सी एक्टिविटी बार बार लेआउट, जिसे लेआउट थ्रैशिंग कहते हैं, या पेंट ट्रिगर कर रही है। आप ये भी देख सकते हैं कि कौन से एलिमेंट्स अपनी कंपोजिटर लेयर पर हैं। वाह, तो मतलब डेवलपर्स को अंदाजे से काम करने की ज़रूरत नहीं है, वो असल में देख सकते हैं कि बॉटलनेक कहाँ है और फिर उसे ठीक कर सकते हैं। ऑप्टिमाइजेशन का असर देखने के लिए बहुत ज़रूरी है। ये गेस वर्क नहीं, बल्कि डेटा ड्रिवन प्रोसेस है। तो इस सारी टेक्निकल बातचीत का एक आम इंटरनेट यूजर के लिए क्या मतलब है? कोई जो वेब डेवलपमेंट नहीं करता, उसके लिए ये जानकारी कैसे रेलेवेंट है? मेरे ख्याल से इसकी रेलेवेंस हमारी वेब के प्रति समझ और एप्रिसिएशन बढ़ाने में है। अगली बार जब आप किसी वेबसाइट या ऐप पर कोई बहुत ही स्मूथ, आकर्षक और रिस्पॉन्सिव एनिमेशन देखें, मान लीजिए कोई कार्ड जो स्वाइप करने पे बिल्कुल मक्खन की तरह फिसलता है, या कोई आइकॉन जो क्लिक होने पे खूबसूरती से बदलता है, तो आप ये समझ सकती हैं कि इसके पीछे डेवलपर की सोची समझी मेहनत है। उन्होंने शायद परफॉर्मेंस का ध्यान रखा है, और हो सकता है ट्रांसफॉर्म और ओपेसिटी जैसी सस्ती प्रॉपर्टीज यूज करके ब्राउजर की रेंडरिंग पाइपलाइन को ऑप्टिमाइज किया है। और अगर कोई एनिमेशन अटकता हुआ या धीमा लगे तो अब आप अंदाजा लगा सकती हैं कि पर्दे के पीछे क्या हो रहा होगा। हो सकता है डेवलपर अनजाने में विड्थ या मार्जिन जैसी महंगी प्रॉपर्टीज को एनिमेट कर रहा हो, जो हर फ्रेम में लेआउट और पेन ट्रिगर कर रही हैं। या शायद कोई हैवी जावास्क्रिप्ट कैलकुलेशन चल रही है जो 16.7 मिलीसेकंड में पूरी नहीं हो पा रही। या हो सकता है डिवाइस खुद ही उस समय ओवरलोडेड हो। ये जानने से हमें वेब टेक्नोलॉजी की कॉम्प्लेक्सिटीज और एक अच्छे यूजर एक्सपीरियंस के लिए जो इंजीनियरिंग लगती है उसकी बेहतर समझ मिलती है। ये सिर्फ स्क्रीन पर चीजें दिखाना नहीं है, बल्कि उन्हें एफिशिएंटली और इफेक्टिवली दिखाना है। सही कहा, ये वाकई में क्राफ्ट और साइंस का एक मिक्सचर है। और यहीं पर एक इंटरेस्टिंग सवाल भी उठता है। हमने देखा कि आज ट्रांसफॉर्म और ओपेसिटी सबसे परफॉर्मेंट है, क्योंकि वो कंपोजिटर और जीपीयू का फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी तो बदलती रहती है। ब्राउज़र और स्मार्ट हो रहे हैं, डिवाइस हार्डवेयर, सीपीयू और जीपीयू और पावरफुल हो रहे हैं। तो क्या ऐसा फ्यूचर आ सकता है जहां आज की महंगी मानी जाने वाली प्रॉपर्टीज़ जैसे विड्थ, हाइट या मार्जिन को भी एनिमेट करना उतना ही सस्ता और स्मूथ हो जाएगा? क्या ब्राउज़र खुद ही इन लेआउट और पेंट ऑपरेशंस को इतना ऑप्टिमाइज कर लेंगे कि उनका असर नेग्लिजिबल हो जाए? ये सोचने वाली बात है। मतलब क्या भविष्य में डेवलपर्स को प्रॉपर्टीज की कॉस्ट के बारे में इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी? ये एक पॉसिबिलिटी है। या फिर ये भी हो सकता है कि वेब स्टैंडर्ड्स में और भी नई ज़्यादा एफिशिएंट एनिमेशन टेक्निक्स या CSS प्रॉपर्टीज़ आ जाएं, जिनके बारे में हम अभी सोच भी नहीं सकते। वेब एक लिविंग इवॉल्विंग प्लेटफॉर्म है। आज की बेस्ट प्रैक्टिस कल पुरानी हो सकती है। तो ये सोचना इंटरेस्टिंग है कि वेब एनिमेशन का फ्यूचर कैसा होगा और परफॉर्मेंस की चुनौतियां कैसे बदलेंगी। क्या हम और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और रिच एनिमेशन आसानी से बना पाएंगे? देखना दिलचस्प होगा। बिल्कुल, ये कांस्टेंट इवोल्यूशन है, वेब कभी रुकता नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फनल इफेक्ट।